गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग। आ जाओ, फटाफट से आ जाओ और देखते हैं एक शानदार सा एक न्यूमेरिकल देखते हैं टेंशन फोर्स पे। और उसके बाद देखेंगे हम लोग नॉर्मल रिएक्शन पे, है ना। पिछले कुछ सेशंस में आपको ध्यान होगा कि हमने क्वेश्चंस देखे थे, न्यूमेरिकल्स देखे थे। उसके अंदर भी मैंने आपको कुछ ट्रिक्स, मास्टर ट्रिक्स दिए थे। इसके अंदर भी आपको कुछ बहुत ही शानदार स्पेशल ट्रिक्स मैं आपको देने वाला हूँ, ठीक है। देखो, नॉर्मली बातें ये चलती हैं कि हमें जेई मेंस के लिए, नीट के लिए, राइट, हमें स्पीड काफ़ी अधिक रखनी होती है। ये आपने सुना होगा, राइट। काफ़ी टीचर्स, इनफैक्ट सभी टीचर्स बोलते हैं इस बात को। तो उससे क्या होता है कि हम लोग जब प्रिपेयर करते हैं, प्रिपरेशन करते हैं, तो मैंने गौर किया है बच्चों के अंदर एक जल्दबाजी डेवलप होती हुई मैंने देखी है। बच्चों के भीतर मैंने एक जल्दबाजी क्वेश्चन को करने के लिए सीखते समय एक जल्दबाजी मैंने डेवलप होती हुई देखी है। अब बात ये आ गई कि जल्दबाजी तो होनी चाहिए, लेकिन जल्दबाजी जो है ना, वही आपने सुना होगा, एक बड़ा प्यारा सा थॉट चलता है कि काम को जल्दी किया करें, जल्दबाजी नहीं। हम जल्दी करते हैं लेकिन जल्दबाजी नहीं करते। तो दोनों में अंतर है बेटा, दोनों में अंतर है। किसी काम को जल्दी करना, क्विक कर लेना, और उस काम को करने में जल्दबाजी करना, दोनों में अंतर है। जल्दबाजी करोगे, उलझ जाओगे, गलत डिसीजंस लोगे, और फिर सवाल को सॉल्व करते समय जब अगर आप गलत डिसीजंस लेते हो तो ऑब्वियसली सवाल सॉल्व नहीं होगा। तो जल्दी तो करना है लेकिन जल्दबाजी नहीं। अब इसको कैसे करें, इसका मैं तरीका आपको बता रहा हूं कि ब्रह्मास्त्र है ये जो नियम मैं आपको बता रहा हूं, इसको लाइफ टाइम याद रखेंगे कि जब भी चीजों को आप सीखते हो, जब भी किसी चीज को आप सीखते हो, तो आराम से सीखना है, हौले से, धीरे से, टेक योर टाइम, आराम से सीखो। हर एक जो कंसेप्ट्स है उन पर अपनी पूरी पकड़ बनाओ, उन पर अपनी पूरी पकड़ बनाओ पहले। क्योंकि बेटा, अगर पकड़ ही आपकी अच्छी नहीं बन पाएगी, तो जाहिर सी बात है कि जब आप उन्हें हैंडल कर रहे होगे तो आपके हाथ से वो कॉन्सेप्ट्स फिसल जाएंगे, आपके हाथ से वो कॉन्सेप्ट्स फिसल जाएंगे, छूट जाएंगे। आप उन्हें सही जगहों पर, सही वक्त पर लगा नहीं पाओगे। ऑलराइट, तो इसलिए सीखते समय ये सिद्धांत अपने जीवन में रखेंगे। जब तक पढ़ाई कर रहे हो, इनफैक्ट पढ़ाई करने के बाद भी कोई भी चीज़ आप सीखने जाओगे ना, जैसे सपोज करो आप में से कुछ बच्चों को कुकिंग का शौक होगा, लड़कियों को तो होगा ही, लड़कों को भी कुकिंग का शौक होगा। मान लो कुकिंग करने जा रहे हो, किसी चीज़ को बनाने जा रहे हो, तो पहले आराम से उसको बनाओगे, सीखोगे कि किस तरीके से वो चीज़ बनाई जाती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें परांठे तो सभी ने बनाया, आपने सुना होगा लच्छा परांठा एक होता है। आपने सुना होगा लच्छा परांठा एक होता है। तो लच्छा परांठा जब आप बनाने जाओगे तो उसके अंदर भी एक विशेष टेक्निक होती है। उसके अंदर भी एक विशेष टेक्निक होती है। पहले आपको धैर्य के साथ उस टेक्निक को देखना है, समझना है, सीखना है, उस पर पकड़ बनानी है, उन तरीकों पर पकड़ बनानी है, समझनी है ठीक से। ये नहीं कि परांठा बनाना है तो जो आटा आपने या मैदा आपने ले रखा है उस पे पकड़ नहीं बनाना है। जिस तरीके से बनाई जा रही है वो चीज, उस तरीके पे पकड़ बनानी है। उसमें भी एक कॉन्सेप्ट होता है, उसमें भी एक तरीका होता है। तो उस तरीके पे जब आप पकड़ बनाओगे तब जाकर कि आपका जो लच्छा परांठा है, पहली बार में आप देखना, पहली बार में
धुआंधार बन जाएगा, शानदार बन जाएगा। ये इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि मैंने खुद कुछ दिनों पहले मैंने खुद बनाया था। तो इस एकदम से आप लोगों के लिए ये एग्जाम्पल के रूप में मेरे सामने आ गया, मैंने आपको बता दिया। तो कहने का मतलब जीवन भर के लिए सिद्धांत बना लो। कोई भी चीज आप सीखोगे, सर्वप्रथम क्या करोगे? धैर्य के साथ चीजों को सीखोगे, कोई जल्दबाजी नहीं। भूल जाओ वो नीट और जेईई मेंस और एडवांस, सब भूल जाओ। आपको पहले सीखना है चीज को। अगर आपने चीज को ठीक से सीखा ही नहीं तो कैसे आप जाके उसको अप्लाई कर पाओगे? हो ही नहीं सकता, अप्लाई कर ही नहीं सकते। ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स मैंने देखे हैं, मैंने पढ़ाए हैं इनफैक्ट, जो 7-7, 8-8 साल से अटेम्प्ट कर रहे हैं, नीट का नहीं हो रहा। लकी था बच्चा, मैं कहूं काफी लकी था वो बच्चा कि उसके पेरेंट्स जो है उसको सपोर्ट कर रहे थे। 8 साल तक, 7 साल तक वो एक के बाद एक अटेम्प्ट किए जा रहे हैं। घर में बैठा है बच्चा, बच्चा क्या बोलूं, तो अच्छा खासा जवान, 24-25 साल का बच्चा 24-25 साल का लड़का अटेम्प्ट कर रहा है, लेकिन हो नहीं रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्यों इतने सारे ड्रॉप्स आप लोगों को मारने पड़ते हैं? कई बार आपने देखा होगा कि सुना होगा लोग ऐसे 2-2, 3-3, 4-4 ड्रॉप्स लेते हैं। क्यों लेना पड़ता है? क्योंकि सीखते समय पकड़ नहीं बनती है। वो शुरुआत से ही जल्दबाजी में सीखना शुरू कर देते हैं और टीचर्स भी जल्दबाजी में ही सिखाना शुरू कर देते हैं। एकदम शुरू से ही आप लोग क्या है दिमाग में ये डाल लेते हो कि मुझे तो ऐसे सीखना है कि 1 मिनट में सवाल हो जाए, कम से कम 1-1 मिनट में सवाल हो जाए हमसे, 50-50 सेकंड में हो जाए, तब जाके नीट में नंबर लगता, नहीं तो नहीं लगता। ये पहले दिन से दिमाग में डाल दिया जाता है। तो तुम लोग सीखते साथ ही शुरुआत जब करते हो, सीखना जब शुरू करते हो, तभी से आपके दिमाग के अंदर वो जो चीज है, वो जो बात है, वो जो जल्दबाजी है, वो आपके दिमाग में घर कर जाती है। आप कंसेप्ट्स पे पकड़ नहीं बना पाते हो, आप जल्दबाजी में दौड़ने लग जाते हो, भागने लग जाते हो, पकड़ बन नहीं पाता और फिर एग्जाम में पकड़ छूट जाता है आपके हाथ में से। कंसेप्ट्स, सवाल सब छूट जाते, पूरा जो पेपर है वो छूट जाता है, साल छूट जाता है, साल पे साल छूटते रहता है। और इसी वजह से एक के बाद एक जो बच्चे हैं उनको एक के बाद एक ड्रॉप्स लेनी पड़ती है। ठीक है बेटा, ध्यान रहेगा। तो चलो शुरुआत में थोड़ा मैंने प्रवचन दे लिया है ना, थोड़ा मैंने समझा दिया। अब इसके बाद बार बार हर लेक्चर में मैं ये रिपीट नहीं करूंगा, इसको याद रखेंगे, ध्यान में रखेंगे, सिद्धांत बना के रखेंगे इसको। सीखते समय कोई जल्दबाजी नहीं, आराम से सीखना है। और यकीन मानो जब आप आराम से सीखोगे ना, चीजों पे सही पकड़ बनाओगे, तो 1 मिनट नहीं, अब विद इन अ मिनट नहीं, विद इन अ सेकंड आप आंसर निकालोगे, विद इन अ सेकंड। आज मैं करके बता रहा हूं आपको। आज जो सवाल मैं आपको कराऊंगा, जिसके अंदर मैंने मास्टर ट्रिक नाम रख रखा है, वाकई उस तरीके को हम यूज करेंगे। सीखने में थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन जैसे सीख जाओगे, उस टाइप के जितने भी सवाल आएंगे, देखते ही आंसर बताओगे, देखते ही। मेरे बच्चे, मेरे स्टूडेंट्स ऐसे ही करते हैं, और ऐसा करके वो बाकियों को परेशानी में डाल देते हैं। स्कूल जाते हैं, और भी बच्चे और जगह पढ़ाई करते हैं, और भी जगह तैयारी करते हैं, वो तो पूरा सॉल्व कर रहे होते हैं बैठ के, या कुछ अपना लगा रहे होते हैं, 1-1 मिनट का हिसाब लगा रहे होते हैं। ये तो जाते ही तुरंत आंसर बता देते हैं कि भैया इसका आंसर तो ए है, इसका आंसर तो सी है, इसका आंसर। तो इस चक्कर में दूसरे जो है टेंशन में आ जाते हैं। तो कहते हैं ना, टेंशन लेने का नहीं, क्या देने का, है ना। तो किसको देने का? टीचर्स को नहीं देने का। अगर देना ही है तो तैयारी ऐसी करो कि आपको देख करके बाकियों को टेंशन हो जाए।
बाकी जो आपके साथ और भी लोग बैठ रहे होंगे कंपटीशन के अंदर, उन्हें टेंशन हो जाए, क्योंकि नाम ही है कंपटीशन ना, नाम ही है कंपटीशन। जो जितना तेज भागेगा, जो जितना मजबूती से भागेगा, फिर मैं कह रहा हूं तेज शुरुआत से नहीं भागनी, बाद में अपने आप तेज हो जाओगे, है ना, दिमाग में रखेंगे। तो जल्दबाजी नहीं करनी है, चीज़ों को जल्दी करना है। तो ध्यान से आराम से जब सीखोगे, अपने आप वो जो स्पीड है वो डेवलप हो जाएगी, और कुछ ही वक्त में इतनी खतरनाक और घातक स्पीड डेवलप हो जाएगी, तैयार हो जाएगी कि देखते ही तुरंत इंस्टेंटली आंसर बताओगे। तब आप कहलाओगे मेरे स्टूडेंट्स। ठीक है, तो भाई बात ये आ गई कि चीज को दिमाग में रखेंगे, ध्यान में रखेंगे, और मैं जो बात कह रहा था उस बात को पूरी कर लूं कि कंपटीशन है, जो जितने तेज भागेगा, जो जितनी मजबूती से भागेगा, दूसरों को उतनी ही मजबूती से वो पछाड़ पाएगा, पीछे धकेल पाएगा, उतनी मजबूती से वो बाकियों को पीछे छोड़ के बहुत आगे निकल जाएगा, और इतने आगे निकल जाएगा कि पीछे मुड़ के देखेगा, दूर दूर तक कोई नहीं बचा। ठीक है बेटा, तो तैयार हो ऐसी प्रिपरेशन के लिए? चलो ठीक है, तो फिर शुरू करते हैं आज का सेशन, है ना। आज का सेशन हम लोग नॉर्मल रिएक्शन टेंशन पे ले रहे हैं। पिछले सेशंस में आपको ध्यान होगा इस टाइप के सवाल मैंने आपको करवाए थे, जिसके अंदर मैंने आपको लॉजिक सिखाया था कि देखते अब आप बता दोगे कि ये जो दोनों ब्लॉक्स हमने छोड़ा, इनके बीच में नॉर्मल रिएक्शन कितना है। हालांकि आंसर 0 आ रहा था, देखते ही बता दोगे आंसर 0 आएगा, जबकि तुम पूरा सॉल्व भी कर लोगे तो भी, पूरे इक्वेशन सॉल्व कर तो भी लास्ट में आंसर वही आएगा, n = 0। लेकिन वो तो कौन करता है? जिसका दिमाग नहीं चलता। जिसका दिमाग नहीं चलता है, जिसका लॉजिक काम नहीं करता है। आपको तो अपने दिमाग को इतना तेज तर्रार बनाना है ताकि देखते तुरंत खट से आंसर, और वो भी परफेक्ट आंसर निकाल सको, है ना। तो ये मैंने एक सेशन में बताया था, उसके अगले सेशन में ये हमने डिस्कस किया था, जिसके अंदर हमने लिफ्ट देखा था। लिफ्ट फ्री फॉल में आ गई थी, और फ्री फॉल में पूछा गया था ये जो दोनों रस्सियाँ है इसमें टेंशन कितना है, और टेंशन आपको ध्यान होगा दोनों के आंसर 0 आ रहे थे। फिर मैंने ये भी सिखाया था कि किस तरीके से, किस लॉजिक के साथ आप देखते ही बता दोगे हाँ भाई इसमें तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं, टेंशन तो सीधे 0 आ रहा है, कोई भी इक्वेशन लगाने की ज़रूरत नहीं, कोई भी सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं, सीधे आंसर 0। तो ये बिल्कुल इसी तरीके से आज का जो मैं एक सवाल, बहुत ही जनरल सवाल है, बहुत ही सिंपल बेसिक सवाल है, उसको मैं कराऊंगा, क्योंकि याद रखेंगे कि जो कंसेप्ट है वो हमेशा बेसिक सवालों से तैयार होते हैं। छोटे छोटे सवाल करो, उनसे तुम्हारे कंसेप्ट तैयार होंगे, और छोटे छोटे बेसिक सवालों को करके अपने बेस तैयार करो, अपना बेस स्ट्रॉन्ग करने के बाद फिर उन्हें लगाओ बड़े बड़े सवालों पे, मेंस, एडवांस, एम्स, पिछले सालों के जो एम्स के पेपर्स है उनके लगाओ, चुटकियों में आंसर निकालोगे। ठीक है बेटा, तो तैयारी बहुत सिंपल वे में करनी है, आराम से करनी है, धैर्य से करनी है, इस बात को ध्यान में रखेंगे। ठीक, तो शुरू से ही जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करेंगे, बिल्कुल दिमाग में बसा लो इस बात को सिद्धांत के रूप में, क्योंकि सिद्धांत नहीं बनाओगे तुरंत फिर भटक जाओगे। बता रहा हूं, लिख के रख लो, भटक जाओगे फिर किसी क्लास में बैठोगे या फिर खुद घर में करने बैठोगे, तुरंत आपकी स्पीड फटाफट करने जाओगे, और फटाफट करने के चक्कर में फिर सवाल गलत हो जाएगा। फिर पीछे आंसर देखोगे, आंसर ए नहीं सीधे रखा है, फिर आप आबरा डाबरा गिली गिली छू कोई भी उल्टा सीधा कंसेप्ट लगाओगे, और फिर बोलोगे हाँ यार आंसर तो सी है। तो ये सब काम करते रहोगे, तो ये नहीं करना है अपने को। ठीक है, ऐसा सीखना है ताकि एक बार में बिल्कुल परफेक्ट आंसर आ जावे। ए है तो ए, सी है तो सी, जो भी आंसर एक बार में परफेक्ट आ जावे। ठीक है भाई, चलो तो शुरू करते हैं आज का जो सेशन है। और आज का सेशन तो हालांकि शुरू हो चुका है। आज का जो न्यूमेरिकल है उसको हम लोग देखते हैं क्या न्यूमेरिकल है। बहुत ही प्यारा सा, सिंपल सा, बेसिक सा न्यूमेरिकल है। इसके अंदर हमने 3 छोटे छोटे ब्लॉक्स ले रखे हैं, 1, 2 और ये 3।
इसमें हमने क्या किया, इन तीनों ब्लॉक्स को आपस में दो रस्सियों से कुछ इस तरीके से बांध दिया है, टाई अप कर दिया है, सिस्टम बन गया। अब हम एक को चलो ए कह देते, एक को बी कह देते, एक को सी कह देते। ए की मास हम ले लेते 5 kg, 5 kg। ए की मास 5 kg, ए की मास 5 kg। बी की जो मास है वो 10 kg। भारी है, थोड़ा डेंसर मटेरियल है, लोहे का है, तो छोटे होने के बावजूद भारी है ना बेटा। तो भाई बात ये आ गई कि ये जो बी है वो 10 kg का है और सी 15 kg ले लेते हैं। ये लो 15 kg। इन तीनों को हमने रस्सी से बांधा और बांधने के बाद एक स्मूथ सरफेस पर हमने कुछ इस तरीके से रख दिया, स्मूथ सरफेस, कोई फ्रिक्शन नहीं, कोई टेंशन नहीं। फ्रिक्शन अगले चैप्टर में उसको संभालेंगे, उसको हैंडल करेंगे ना। अभी कोई टेंशन नहीं, कोई फ्रिक्शन नहीं, है ना, कोई टेंशन कोई फ्रिक्शन का टेंशन नहीं है ना। टेंशन तो है लेकिन फ्रिक्शन का कोई टेंशन नहीं है। स्मूथ सरफेस, परफेक्टली स्मूथ। और हमने क्या किया, इन तीनों ब्लॉक्स को रख के रस्सी से बांध करके आगे की ओर हमने उसको पुल कर लिया, एक फोर्स लगा दिया आगे की ओर। कितना, चलो 60 न्यूटन लगा देते हैं। कितना लगा देते हैं, 60 न्यूटन लगा देते हैं, 60 न्यूटन लगा देते हैं। ऑलराइट, तो भाई बात ये आ गई कि ये जो 60 न्यूटन हमने लगाया, अब इस फोर्स को लगा के आपसे क्या क्या पूछा जा सकता है। एक तो आपसे पूछा जा सकता है कि एक्सेलेरेशन बता दो, ए की, बी की और सी की एक्सेलेरेशन बता दो, हालांकि सेम होगी, आंसर बताओ इसका। दूसरा आपसे पूछा जा सकता है कि ये जो रस्सियां हैं इनमें टेंशन कितना होगा, ये बताओ। ये बताओ बोला कि ये जो रस्सियां हैं इनमें टेंशन कितनी होगी। तो हम लोग सवाल लेते हैं, व्हाट will be the tension in both the strings, find out the tension in both the strings। ये हमारा सवाल है, सवाल है हमारा। अब बात ये आ गई कि टेंशन जो है वो तो हम निकाल रहे हैं, लेकिन अगर मान लो कि आपसे मात्र एक्सेलेरेशन पूछा जाए तो उसको कैसे करोगे, ये मैं आपको पहले सिखा देता हूं, है ना। तो भाई बात ये आ गई, मैंने पिछले कुछ सेशन में आपको बताया था कि चीज होती सिस्टम, एक चीज होती है सिस्टम। तो भाई बात ये आ गई कि जब सिस्टम लेना होगा तो मैंने आपको सिखाया था किसी भी चीज को आप सिस्टम ले सकते हो। चाहो तो एक पूरे ब्लॉक को ले सकते हो, चाहो तो उसको आधा काट के ले सकते हो, चाहो तो उसके एक कण को भी, एक मॉलिक्यूल को भी आप सिस्टम ले सकते हो। हालांकि हमने ले रखा है, पिछले सेशंस में आपने देखा होगा, रस्सी के भीतर जो वर्टिकली सस्पेंडेड रस्सी है उसके भीतर जो टेंशन है उसके वेरिएशन को समझने के लिए हमें उस लेवल तक, उस गहराई तक उतरना पड़ा था। और हमने क्या किया था कि एक बार में उस मॉलिक्यूल की एफबीडी हमने बना ली थी। एक बार में हमने उस मॉलिक्यूल की एफबीडी बना ली थी और उस मॉलिक्यूल की एफबीडी बना के, रस्सी के भीतर जो मॉलिक्यूल है उसकी एफबीडी बना के हमने ये समझ लिया था कि रस्सी के अंदर जो टेंशन है उस किस तरीके से वेरी करता है, किस तरीके से वेरी करता है। तो भाई बात ये आ गई, जब आपको उस लेवल पे उतरना है तो आपको उस लेवल पे सीखना है, तो उस लेवल पे उतर के आपको सीखना भी पड़ेगा। तो कहने का मतलब यह है कि सिस्टम जिसको चाहे आप ले सकते हो, आप एक ब्लॉक को भी ले सकते हो, आधा काट के भी ले सकते हो, या फिर उसके एक मॉलिक्यूल को भी ले सकते हो, और अगर जरूरत ना हो तो आप पूरे को भी सिस्टम ले सकते हो। अगर अलग करने की जरूरत ना हो तो पूरे को सिस्टम ले सकते हो। जैसे यहां पे देखो, हम एक ब्लॉक को अलग नहीं करेंगे, दो को अलग नहीं करेंगे, हम तीनों को इकट्ठे सिस्टम ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई नहीं रोकेगा। सिस्टम ले लो, तीनों को ले लो। क्यों? क्योंकि आपसे एक्सेलेरेशन पूछा गया है, और याद रखना बेटा, एक्सेलेरेशन का सवाल सबसे आसान होता है इस टाइप के केसेस में। एक्सेलेरेशन का सवाल सबसे आसान होता है, तुरंत इंस्टेंटली आंसर बताओगे। सिस्टम ले लो। एक तो होता है ईमानदारी वाला मेथड, वो मैं जुबानी आपको, ओरली वर्बली आपको बता देता हूं, वो मैं करके नहीं बताऊंगा। ईमानदारी वाला मेथड, क्योंकि न्यूटन्स लॉ के अंदर मैंने बता रखा है, नहीं बताया तो फिर से बता देता हूं कि भाई न्यूटन्स लॉ के अंदर दिमाग ना चले, दिमाग चल गया फिर तो बल्ले बल्ले, और अगर दिमाग ना चले फिर तो ईमानदारी से क्या करो, उसकी एफबीडी बना लो। क्या करो, उसकी एफबीडी बना लो, और एफबीडी बना के किसी भी एक बॉडी की एफबीडी बना के उस पर न्यूटन्स लॉ लगा लो, उस पर न्यूटन्स लॉ लगा लो।
ईमानदारी से एफबीडी बनाओ, प्रॉपर्ली फोर्सेस को बनाओ, और अगर वो इधर उधर है तो उनको रिजॉल्व करो, एक्स में और वाई में रिजॉल्व करो, और फिर न्यूटन का दूसरा नियम लगाओ, एक्स में भी और वाई में भी। आंसर मजाल नहीं कि आंसर ना आवे, लिख के रख लो। ये कब की बात बताई? जब दिमाग ना चले जब दिमाग ना चले। लेकिन जब दिमाग चले फिर तो मैंने कहा बल्ले बल्ले, तो फिर तो दिमाग अलग अलग केसेस में अलग अलग तरीकों से अलग अलग दिशाओं में अपने को दौड़ानी पड़ती है ना। तो इस केस में कैसे करें, एक्सेलरेशन कैसे निकालें? अगर पूछा जाए एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन कैसे निकालोगे मैं बता रहा हूं। अगर एक्सेलरेशन पूछा गया बेटा, तो याद रखेंगे सिस्टम को अलग करने की आवश्यकता नहीं है। मेरी लाइन याद रखेंगे बिल्कुल, सिस्टम को अलग करने की आवश्यकता नहीं। तीनों ब्लॉक्स को इकट्ठे सिस्टम ले लो, तीनों ब्लॉक्स को इकट्ठे सिस्टम में ले लो और सीधे आंसर बताओ। देखो, हम चाहे तो हम इस दृष्टि से, इस नजरिए से देख सकते हैं कि हमारे पास एक नहीं 3 ब्लॉक है। 5 केजी का एक है, 10 केजी का दूसरा है, 15 केजी का तीसरा है। 3 ब्लॉक्स है, सही बात है, और 2 रस्सियां है, सही बात है। कायदे से हमारे पास 3 और 2 5 सिस्टम है, 3 ब्लॉक 2 रस्सियां। लेकिन अगर जरूरत नहीं तो हमें इनको अलग करने की आवश्यकता नहीं। हम तीनों को, इनफैक्ट 5 को सिस्टम में ले सकते हैं। रस्सी को भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि रस्सी तो बेचारा मासलेस है। रस्सी तो बेचारा मासलेस है। जब तक ना कहा जाए रस्सी को मासलेस ही लेना है, इनएक्सेंसिबल लेना है, आइडियल जो स्ट्रिंग है वैसे ही लेना है। तो भाई बात यह आ गई कि रस्सी को भी अंदर ले लोगे, सिस्टम में ले लोगे तो कोई हर्ज नहीं इससे, क्योंकि सिस्टम के अंदर रस्सी को भी शामिल कर लोगे तो फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि रस्सी का जो मास है वो तो गायब है ना, मासलेस है वो, 0 kg। अब 0 kg लो या ना लो, बात तो बराबर है। इसलिए रस्सी को अगर सिस्टम में इंक्लूड कर भी लोगे तो भी कोई हर्ज नहीं है, तो भी कोई दिक्कत नहीं। तो हम क्या करेंगे इस केस में, एक्सेलरेशन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तीनों ब्लॉक्स को इकट्ठे सिस्टम में ले लेंगे और दोनों रस्सियों को भी ले लेंगे। यानी कि हमारे पास एक सिंगल सिस्टम है, सिंगल सिस्टम है। हम ये नहीं बोलेंगे हमारे पास 3 ब्लॉक है, हम बोलेंगे हमारे पास एक ही ब्लॉक है भैया। हम बोलेंगे हमारे पास एक ही ब्लॉक है। कितने केजी का? कितने केजी का? कोई पूछे कितने केजी का, क्या बताओगे? 15 और 10 25 और 5 30 केजी का। बता देना 30 केजी का एक सिंगल ब्लॉक है। कैसे? 3 तो दिख रहा है, फिर भी बोल रहे हो एक ब्लॉक है 30 केजी का। ऐसे कैसे? कपड़े से ढक दो यार, ऊपर से कपड़ा डाल दो, ढक दो, और ढक के आप आगे की ओर जब खींचोगे 60 न्यूटन फोर्स से, तो आपको यही प्रतीत होगा कि आप 3 को नहीं, आप एक सिंगल ब्लॉक को खींच रहे हो, 30 केजी के ब्लॉक को खींच रहे हो। कपड़े से ढक दो, कवर कर दो इसको, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है ना। तो भाई बात ये आ गई कि हमारे पास, हम यूं मान के चलेंगे 3 नहीं, हमारे पास एक सिंगल ब्लॉक है 30 केजी का। ये कब करेंगे? जब सिर्फ एक्सेलरेशन निकालना हो। अब मुझे एक बात बताओ, अगर आपको 30 केजी का एक ब्लॉक दे दिया जाए, उस पर 60 न्यूटन का एक फोर्स लगा दिया जाए, आपसे पूछा जाए एक्सेलरेशन कितना, तुरंत बताओगे 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फोर्स अपॉन मास 60 बटा 30, फोर्स अपॉन मास 60 अपॉन 30, सीधे कितना बताओगे? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आप सीधे बताओगे इस सिस्टम की जो एक्सेलरेशन है कितनी आ रही? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तुरंत इंस्टेंटली देखते हैं आंसर, कोई एफबीडी नहीं, कोई न्यूटन्स लॉ नहीं, कुछ लगाने की जरूरत नहीं, सीधे देखते हैं आंसर। ठीक, कब करोगे? जब मात्र एक्सेलरेशन पूछा जाए। तो वह याद रखेंगे कि जो एक्सीलरेशन का सवाल होता है वो सबसे आसान सवाल होता है। एक्सेलरेशन का सवाल सबसे आसान सवाल होता है, उसमें कुछ भी कछु भी करने की आवश्यकता ना है, कछु भी करण की आवश्यकता ना है उसके अंदर। ठीक है, तो ये बात आ गई कि एक्सेलरेशन कोई पूछे तो तुरंत हम बता देंगे 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इस सवाल के अंदर एक्सेलरेशन तो पूछा नहीं गया, इसके सवाल के अंदर तो टेंशन तो पूछा गया है, टेंशन पूछा गया इस सवाल के अंदर। अब जब टेंशन पूछा गया है तो हल्का सा टेंशन तो लेना पड़ेगा ना जी। हल्का सा तो टेंशन लेना पड़ेगा। तो ले लेते हैं थोड़ा सा टेंशन, हल्का सा। वो तो अभी मैं पूरा ईमानदारी से बता रहा हूं तो थोड़ा सा टाइम लेगा, लेकिन जब लास्ट में जब मैं ट्रिक बताऊंगा, इंस्टेंटली आंसर, इंस्टेंटली
टेंशन का भी आंसर इंस्टेंटली निकालेंगे, ठीक है। लेकिन अभी शुरुआत में थोड़ी सी ऑनर दे देते, थोड़ी सी इज्जत दे देते और थोड़ा सा इसके अंदर कार्य कर लेते हैं, थोड़ा सा कार्यक्रम कर लेते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो वही बात ये आ गई कि इसके अंदर अगर पूछा जाए टेंशन क्या है, तो इसके अंदर मैं आपको सिद्धांत बता देता हूं। पहले पहले क्या बताया था, एक्सेलेरेशन पूछा जाए तो सिस्टम को अलग करने की आवश्यकता नहीं है। क्या कहा था मैंने, एक्सीलरेशन पूछा जाए मात्र तो सिस्टम को अलग करने की आवश्यकता नहीं है। हमारे पास 3 नहीं, हमारे पास एक ही ब्लॉक है। 3 के एक 4 होता, 2 होता, कितने भी होते, हमारे पास एक ही ब्लॉक है भैया। जोड़ लो कितना टोटल मास है, कपड़े से ढक लो, कोई दिक्कत नहीं, सीधे एक्सेलेरेशन का आंसर सीधे आ जाएगा। कब, जब एक्सेलेरेशन पूछा जाए। लेकिन मेरी अगली लाइन अच्छे से और याद रखना कि जब भी आपसे कोई इंटरनल फोर्स पूछा जाए, आपको इंटरनल जाना पड़ेगा। यदि आपसे कोई इंटरनल फोर्स पूछ लिया जाए बेटा, तो आपको इंटरनल जाना पड़ेगा और आपको सिस्टम को उसी स्थान से अलग करना पड़ेगा। सिस्टम को उसी स्थान से अलग करना पड़ेगा। या तो लेफ्ट की एफबीडी बना लो या तो राइट की एफबीडी बना लो, आंसर दोनों से बिल्कुल सेम आवेगा, सेम आवेगा। ठीक, मेरा जो ये नियम है, मेरी जो लाइन है, अच्छे से याद रखेंगे, सिद्धांत बना लेंगे। क्या कि जब एक्सेलेरेशन पूछा जाए तब तो भैया इकट्ठे ले लो, लेकिन अगर पूछा जाए कोई इंटरनल फोर्स, फिर तो मजबूरी है बेटा, इंटरनल जाना पड़ेगा। अगर इंटरनल नहीं घुसोगे, दिखेगा कैसे वो फोर्स, वो फोर्स दिखेगा कैसे, और अगर दिखेगा नहीं तो निकालोगे कैसे। ये चीज़ आपको याद होगा, मैंने पिछले कुछ सेशंस के अंदर मैंने जब लिया था, वो मैं आपको शो कर देता। ये मैंने बताया था, ये जो रस्सी वाला सवाल था जिसके अंदर भारी होने की वजह से एक लचक आई थी इस रस्सी के अंदर, और पूछा गया था बीच में टेंशन कितना। तो हमने बीच में सेंटर पॉइंट पे जब टेंशन निकाला था, देखो मैंने क्या किया था, आधी रस्सी ली मात्र। रस्सी कैसी थी, ऐसी थी। जब एंड्स पे निकालना था टेंशन तो ऐसे लिया मैंने, पूरे रस्सी को इकट्ठा रखा, तभी एंड्स पे दिखेगा, है ना। तब मैंने इस रस्सी को काटा नहीं था, अलग नहीं किया था, आधा नहीं किया था। लेकिन जब अगले हिस्से में, अगले पार्ट में हमें मिड पॉइंट का टेंशन निकालना पड़ा, तो हम रस्सी को बीच में से हमने काट दिया था। क्योंकि सिद्धांत क्या था, क्या बताया था मैंने, कि जब भी इंटरनल फोर्स पूछा जाए, मजबूरी है, इंटरनल तो जाना पड़ेगा। तो हम गए, देखो जिस पॉइंट पर पूछा जाएगा, क्योंकि आप अगर उस पॉइंट से अलग नहीं करोगे, इंटरनल नहीं पॉइंट पे नहीं जाओगे, इंटरनल पॉइंट पे नहीं जाओगे, तो फिर बात नहीं बनेगी। कैसे, देखो जिस पॉइंट पर पूछा जाए इंटरनल फोर्स, उसी पॉइंट से सिस्टम को अलग करेंगे। मैंने अलग कर दिया, बीच में पूछा गया, बीच में से अलग कर दिया। अगला हिस्सा क्या था स्टेटमेंट का, कि भाई या तो लेफ्ट का एफबीडी बना लो या तो राइट का एफबीडी बना लो, और अगर वर्टिकल है तो या तो ऊपर का बना लो या तो नीचे का, यानी दोनों में से किसी एक का बना लो, दोनों से आंसर आ जाएगा। मैंने लेफ्ट का बनाया, आंसर आ गया, देखो। ऑलराइट, तो भाई बात ये आ गई कि जब भी स्टेटमेंट याद रखेंगे, जब भी इंटरनल फोर्स पूछा जाए तो इंटरनल जाना पड़ेगा, और जब इंटरनल जाना पड़ेगा तो आप उसी स्थान से सिस्टम को अलग कर दोगे जिस स्थान पर आपसे इंटरनल फोर्स पूछा गया है। इस लेवल तक उतर के अपने को बात करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आप उस स्थान से सिस्टम को अलग नहीं करोगे बेटा, तो आपको उस स्थान का जो फोर्स है वो आपको नजर आएगा ही नहीं, तो आप निकालोगे कैसे, तो आप निकालोगे कैसे। अगर मैं यहां पे बीच में से नहीं काटता तो बीच में जो टेंशन है वो आपको नजर ही नहीं आता, तो अगर नजर नहीं आता तो फिर निकालते कैसे आप, ये मुझे बता दो। समझ में आ गया। सवाल तो करते हो, आपने देखा होगा सवाल करते रहते, लेकिन कोई चीज सिद्धांत अगर आप बनाते हो ना, फिर आपको ये हिला नहीं सकता। फिर आप एक मैच्योर्ड इंसान के रूप में, एक मैच्योर्ड स्टूडेंट के रूप में फिर आप आगे बढ़ते हो, क्वेश्चंस को क्रैक करते हुए आगे बढ़ते जाते हो, बड़ी तेजी से आगे बढ़ते जाते हो प्रिपरेशन के दौरान।
एग्जाम में बात करें तो एग्जाम में भी अगर सिद्धांत है आपके पास तो इस उस सिद्धांत को पकड़ के आप डिफरेंट डिफरेंट जो सवाल है उसको आप क्रैक करते हुए आगे बढ़ते जाते हो और बहुत ही जल्दी एग्जाम पेपर सॉल्व करके बाहर भी निकल आते हो। 3 घंटे का पेपर, 2 घंटे का पेपर 1 घंटे में खत्म करके बच्चा बाहर। सब परेशान, क्या हो गया? टफ आया था, नहीं कर पाया। कई स्टूडेंट्स के साथ होता है मेरे ना, क्या हुआ था कि पेपर टफ आया था, नहीं बन पाया या छोड़ के आ गया, क्या हुआ? हो गया, कंप्लीट हो गया, रैंक टॉप 100 के अंदर। ऐसे ही बच्चों का रैंक टॉप 100 के अंदर आता है जो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ पेपर को धो करके आ जाते हैं, पेपर को पूरा क्रैक करके आ जाते हैं। तो ये इस लेवल पे आप इस रूप में और इतने आप सूरमा तब बन पाओगे बेटा जब आपकी तैयारी भी उतनी ही खतरनाक होगी, उतनी ही खतरनाक होगी। हाँ, मैं आज थोड़े से मूड में हूँ इसलिए मैं आपको इस तरीके से बता रहा हूँ चीज़ों को। मूड भी होना चाहिए ना, तो मौका भी है, दस्तूर भी है, कहते हैं ना, तो उस हिसाब से चीज़ें मैं बताते चल रहा हूँ। हर लेक्चर के अंदर कुछ ना कुछ आपको प्रवचन मिलते रहेंगे, कुछ ना कुछ आपको सिद्धांत मिलते रहेंगे। सिद्धांत बना के चले, सीखते रहे और चीज़ों को सीख करके फिर बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ते रहे। कोई रोक नहीं सकता, किसी में ताकत नहीं आपका सिलेक्शन रोक के बता दे। चैलेंज दे रहा हूँ मैं आपको, ठीक है? तो भाई अब बात ही आ गई कि टेंशन को निकाले कैसे, तो वही सिद्धांत यूज करो कि जब भी इंटरनल पूछा जाए तो इंटरनल जाना पड़ेगा, जिस पॉइंट पे पूछा जाए वहीं से सिस्टम को अलग करना पड़ेगा और फिर या तो लेफ्ट की है या तो राइट की एफबीडी बना लो, आंसर आ जाएगा। तो उसके लिए अपन करते हैं, चलो देखते हैं। देखो, पूछा गया है दोनों रस्सियों में टेंशन। सबसे पहले हम ए और बी जो ब्लॉक्स है इनके बीच में जो रस्सी है, पीछे वाली रस्सी, इसमें टेंशन निकाल लेते हैं। पहले हमने सिस्टम पूरे को ले लिया था 30 kg का, अब हम वहीं से अलग करेंगे। अलग करेंगे तो पीछे 5 kg ए ब्लॉक पीछे रह जाएगा और आगे बी और सी यानी कि 10 और 15 kg ब्लॉक आगे रह जाएंगे। आप पे डिपेंड करता है, आपकी इच्छा है किसकी एफबीडी बनाना चाहती हो आप पे। मैं तो पीछे वाले की बनाऊंगा, आसान पड़ेगा मेरे को तो आसान पड़ेगा। और मैंने कहा कि वहीं से आप अलग कर लो और या तो लेफ्ट की एफबीडी बना लो या तो राइट की एफबीडी बना लो और एफबीडी बनाने के बाद ईमानदारी से न्यूटन्स लॉ लगा लो, आंसर कहीं नहीं जाता। मजाल नहीं, आंसर कहीं नहीं जाए, मजाल नहीं, आंसर ना आए आपका, है ना। तो भाई बात ये आ गई तो कि भाई मुझे तो पसंद आ रहा है पीछे वाला, मैं पीछे वाली की एफबीडी बनाऊंगा, उसी को स्टडी करूंगा। लेकिन ये है कि सवाल ये है कि न्यूटन्स लॉ मैं लगाऊंगा कि या नहीं लगाऊंगा। हालांकि ज़रूरत नहीं पड़ेगी न्यूटन्स लॉ लगाने की, आपको मैं ट्रिक ऐसे सिखा रहा हूँ फिलहाल कि आपको न्यूटन्स लॉ लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सीधे आंसर आ जाए। हालांकि काफ़ी बच्चों का आ गया होगा क्योंकि बेसिक सवाल है, बहुत बेसिक सवाल है। फिर बता रहा हूँ बेसिक सवाल है, लेकिन बेसिक सवालों से ही आप अपना बेस स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। इसमें एक राज है, बाद में बताऊंगा कभी, है ना। तो जब भी सीखो बेसिक सवालों से सीखो और फिर जाके आप बड़े सवाल करो, डेफिनेटली क्रैक कर दोगे, ठीक है। तो भाई बात ये आ गई कि ये जो ए ब्लॉक है 5 kg है, ध्यान से देखे पूरा सिस्टम ए एक्सलेशन से चल रहा है, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से चल रहा है। अब मेरी बातों पे पूरा अच्छे से ध्यान दे, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से चल रहा है, इसका मतलब प्रत्येक ब्लॉक को आवश्यकता है आगे की ओर नेट फोर्स कितना, m इंटू ए के बराबर, क्योंकि न्यूटन कह गए थे जाने से पहले नेट फोर्स इक्वल टू m इंटू ए। तो फिर भाई प्रत्येक जो ब्लॉक है उसको आवश्यकता तो पड़ेगी, m इंटू ए जो अमाउंट है, इतने अमाउंट के एक फोर्स की आवश्यकता तो पड़ेगी। रिजल्टेंट फोर्स आगे की ओर m इंटू ए के बराबर, उतने फोर्स की तो आवश्यकता पड़ेगी। तो अगर हम बात करें ए ब्लॉक की तो उसकी मास कितनी है 5 kg और एक्सेलरेशन कितना है उसका 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो उसका एम ए कितना बना जी 10, कोई नर्सरी का बच्चा बता देगा मतलब कोई छोटा सा बच्चा ही बता देगा कि m इंटू ए कितना 10 न्यूटन आ रही है। तो
हम जानते हैं m इंटू ए फोर्स के बराबर होता है, तो न्यूटन में बात करेंगे, यानी 10 न्यूटन के बराबर आ रहा है। इसका मतलब डेफिनेटली ये जो ए ब्लॉक है उसको आगे की ओर कितना फोर्स चाहिए, रिजल्टेंट फोर्स 10 न्यूटन, जो कि वह रस्सी उसको प्रोवाइड कर देगा, क्योंकि पीछे कोई फ्रिक्शन है, कोई टेंशन है नहीं फ्रिक्शन का। इसलिए सीधे सीधे जो उस रस्सी, पीछे वाली रस्सी में जो टेंशन डेवलप होगा, वही पीछे वाले ब्लॉक ए पर रिजल्टेंट फोर्स का काम करेगा। अर्थात आपका आंसर सीधे आ जाएगा कि ए ब्लॉक पर जो टेंशन आएगा दैट विल बी 10 न्यूटन, दैट विल बी 10 न्यूटन। ठीक, आ गया। इसी तरीके से अगले रस्सी पे निकाल लेते हैं। अगले रस्सी पे इसके हालांकि दो तरीके, लेकिन मैं आपको जो कठिन तरीका है वो थोड़ा सा बताता हूं कि अगर मान लो कि हमने बी ब्लॉक का अलग से एफबीडी बनाया, मान लो कि बी ब्लॉक का अलग से एफबीडी बनाया हमने। मैंने एक सिद्धांत जो दिया था उसके अंदर क्या दिया था कि जहां से पूछा गया है, जहां पर पूछा गया वहीं से सिस्टम को अलग करो, या तो लेफ्ट की बना लो या तो राइट की बना लो। ठीक, तो उस हिसाब से यदि आप देखोगे तो बी और सी के बीच वाला जो रस्सी है वहां पे जब टेंशन निकालना होगा वहीं से सिस्टम को अलग करोगे, या तो लेफ्ट की एफबीडी बनाओगे या तो राइट की एफबीडी बनाओगे। अब उस हिसाब से अगर हम देखें तो लेफ्ट में टोटल कितना मास है, 10 और 5 15, उसके हिसाब से चल सकते हो। या फिर दूसरा तरीका मैं आपको बता रहा हूं, ये जो चीज अभी मैं आपको सिखाऊंगा ये भी कई जगहों पे काम आएगा, ये थॉट काम आएगा। इसलिए इस थॉट को सिखाने के लिए मैं ये तरीका अभी यूज करने जा रहा हूं कि अगर मान लो बी को अलग कर दिया, सिर्फ बी, ए और सी अलग हो गया, हटा दिया हमने पिक्चर में से, सिर्फ बी है, पीछे एक रस्सी आगे एक रस्सी, तब कैसे निकालें, तब कैसे आंसर निकाले, क्विकली आंसर कैसे निकालें, उस समय सोच क्या होनी चाहिए। तो वही बात ये आ गई कि अगर हम बी की बात करें तो आगे की ओर एक रिजल्टेंट फोर्स उस पर भी चाहिए, कितना, m इंटू ए के बराबर। उसका मास कितना, बी का मास देखो 10 kg, एक्सेलरेशन कितना 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो उसका m इंटू ए कितना हो गया 20। इसका मतलब बी को आगे की ओर रिजल्टेंट फोर्स कितना चाहिए 20। तो काफी बच्चे तो पहले आंसर निकाल चुके होंगे, T2 इक्वल टू 20 न्यूटन। गलत, इतनी जल्दबाजी अच्छी बात नहीं है। पहले ही कहा था जल्दी करेंगे, जल्दबाजी नहीं, आराम से, धैर्य से। तो मैंने कहा उसको कितना नेट फोर्स चाहिए 20 न्यूटन, m इंटू ए के बराबर 20 न्यूटन चाहिए। अब अगर हम बी को गौर से देखें, उसके ऊपर दो फोर्सेस लग रही होंगी, क्योंकि बेटा दो रस्सियां हैं और दोनों रस्सियों में जो टेंशन है वो उस पर लगेंगी, और टेंशन हमेशा अवे फ्रॉम द बॉडी लगती है, जानते हो आप लोग, और अवे फ्रॉम द बॉडी लगती है। इस वजह से बी पर आगे वाला टेंशन आगे लगेगा, पीछे वाला टेंशन पीछे लगेगा, अवे फ्रॉम द बॉडी। आगे वाली रस्सी में बी पर जो टेंशन है आगे वाली रस्सी में आगे क्यों लगेगा और पीछे वाली रस्सी में पीछे क्यों लगाएगा, यानी पीछे वाला रस्सी बी पर पीछे क्यों टेंशन लगाएगा, उसको रोकने की कोशिश करेगा, उसके मोशन को अपोज करने की कोशिश करेगा। तो भाई बात यह आ गई कि अगर बी को पीछे की ओर 10 न्यूटन अपोज कर रहा है तो आगे कितना लगना चाहिए ताकि रिजल्टेंट 10 न्यूटन को, पीछे जो 10 न्यूटन है उसको ओवरकम करने के बाद भी रिजल्टेंट 20 न्यूटन बचे। आंसर आ चुका होगा कितना, यस 30 न्यूटन। ये जो 30 न्यूटन आगे की ओर टेंशन लगेगी, ये जो टेंशन है 30 न्यूटन, देखो 30 न्यूटन ये जो आगे की ओर टेंशन लगेगी, ये जो टेंशन है ये दो काम करेगा, एक पीछे जो 10 न्यूटन है उसको ओवरकम करेगा, उसको ओवरकम करेगा, और आगे जो नीडेड है, रिक्वायर्ड है रिजल्टेंट फोर्स वो प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो 30 में से 10 गया 20, तो 10 न्यूटन तो लग गया पीछे वाले 10 न्यूटन को ओवरकम करने में, और जो 20 न्यूटन बचा वही उसको आगे की ओर 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से एक्सीलरेट कराएगा, एक्सेलरेट कराएगा, राइट। तो इस लिहाज से देखें, इस नजरिए से देखें
तो भाई आंसर आगे वाले रस्सी में कितना निकल के आता है? 30 न्यूटन। बिल्कुल सही, 30 न्यूटन। तो भाई आंसर तो आ गया आपके पास, एक तो 10 न्यूटन, दूसरा 30 न्यूटन। जल्दी आ गया आपका, वैसे तो जल्दी आ गया, इससे भी जल्दी निकालना है। देखते ही, चलो निकलवाते हैं ना। एक और तरीका बता देते हैं, देखते ही निकालने का। एक ट्रिक आपको, मास्टर ट्रिक जो है वो आपको दे देते हैं, और उसके लिए जो नजरिया है, जो सोच है, थोड़ी वैसी आपको डेवलप करनी पड़ेगी। थोड़ी उस दिशा में सोचना पड़ेगा, थोड़ा उस दिशा में आप, थोड़ी उस दिशा में अपने को सोचनी पड़ेगी कि भाई ये जो 60 न्यूटन आगे क्यों लग रहा है, इसकी जिम्मेदारी क्या है। जिम्मेदारी एक होता है फोर्स लगना है। कोई पूछे 60 न्यूटन किस पे लग रहा है, हम बोलेंगे सी पे। बी को तो हम जानते ही नहीं, ए को जानते ही नहीं, तो हम तो सी के कांटेक्ट में, तो सी पे लगा रहे हैं हम लोग एक्सटर्नल फोर्स 60 न्यूटन। तो अगर सवाल ये पूछा जाए कि भाई 60 न्यूटन किस पर लग रहा है, उत्तर सी पर। लेकिन अगर ये पूछा जाए कि भाई 60 न्यूटन की जिम्मेदारी क्या है, कितने मास को आगे घसीट कर लेके जाने की, आगे खींच कर लेके जाने की जिम्मेदारी 60 न्यूटन की है, तो उत्तर ए, बी और सी तीनों की। जो ट्रेन का इंजन होता है बेटा, उसकी जिम्मेदारी क्या होती है कि जस्ट उसके बगल में पीछे जो है, इमीडिएट कांटेक्ट में जो है बोगी, उसको खींच के लेके जाने की जिम्मेदारी, या पूरे ट्रेन को खींच के लेके जाने की जिम्मेदारी होती है? पूरे ट्रेन को खींच कर लेके जाने की जिम्मेदारी होती है। तो वही बात ये आ गई कि 60 न्यूटन की अगर पूछी जाए इसकी जिम्मेदारी क्या है, किसको खींच के लेके जाने की, तो हम बोलेंगे तीनों को, ए, बी और सी, जितना कुछ है पीछे है सब कुछ खींच कर लेके जाने की जिम्मेदारी है। कितना केजी? 15, 10, 25 और 5, 30 केजी, यानी 60 न्यूटन की जिम्मेदारी 30 केजी को चलाने की है। फिर से बता रहा हूं, 60 न्यूटन की जिम्मेदारी 30 केजी को चलाने की है। तो इस जिम्मेदारी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें, तो आप जो टेंशन के वैल्यूज हैं इंस्टेंटली देखते निकाल दोगे। सुनो कैसे। मुझे एक बात बताओ, ये जो पीछे वाली रस्सी है जो कि ए और बी के बीच में लग रही है, ए और बी के बीच में जो ये रस्सी लगी हुई है, ये इसकी अगर पूछी जाए, इसकी जिम्मेदारी किसको खींच कर लेके जाने की है? जो ए और बी के बीच में है, इसकी जिम्मेदारी किसको खींच कर लेके जाने की है, तो उत्तर होगा सिर्फ ए को, क्योंकि पीछे कौन है? सिर्फ ए। आगे वाले को थोड़ी खींचा जाता है, आगे वाले को तो धक्का दिया जाता है रे, पीछे वाले को खींचा जाता है ना। तो भाई बात ये आ गई कि अगर पूछा जाए पीछे वाली रस्सी की जिम्मेदारी, तो उसकी जिम्मेदारी है सिर्फ ए को खींच कर लेके चलने की। और अगर आगे वाले की जिम्मेदारी पूछी जाए, उसी तरीके से अगर आगे वाले रस्सी की जिम्मेदारी पूछी जाए, तो बताओगे पीछे, पीछे कौन? बी और सी। हाँ, ए और बी दोनों, ए और बी दोनों, सी तो आ गया ना। ए और बी दोनों को खींच कर लेके जाने की जिम्मेदारी, अर्थात 15 केजी को खींच कर लेके जाने की जिम्मेदारी। तो पीछे वाली की जिम्मेदारी मात्र ए को खींचने की, आगे वाले रस्सी की जिम्मेदारी ए और बी दोनों को खींचने की, 15 केजी को खींचने की। तो यहां पर हम क्या करेंगे बेटा, एक यूनिटरी मेथड लगाएंगे, जो आप बचपन से लगाते आए हो ना, यूनिटरी मेथड, वो लगाएंगे यहां पे। और आपको याद होना चाहिए, मालूम होना चाहिए कि यूनिटरी मेथड हम सिर्फ कब लगा सकते हैं, जब चीजें यूनिफॉर्मली बदल रही हो, या यूनिफॉर्म रेट पर चीजें चल रही हो। जब भी यूनिफॉर्मिटी हो पिक्चर में, एक यूनिफॉर्मिटी हो, तब जाके लगा सकते हैं हम यूनिटरी मेथड। 5 पैकेट बिस्किट लेकर आए आप, 50 रुपए का, हर एक की कीमत बराबर, तो बता देंगे तुरंत कि हर एक की कीमत कितनी? 10 रुपए की है। लेकिन ये यदि यहीं पे आप अलग अलग
जो पैकेट्स है वो ले रहे हो, 10 पैकेट अब भी लिया चलो, लेकिन अलग अलग रेट है, अलग अलग प्राइस है, तो आप बता नहीं पाओगे किसका कितना है। यहाँ यूनिटरी मेथड काम नहीं करेगा। कोई 5 का है, पार्ले जी अभी भी 5 का आता है। कोई 5 का है, कोई 10 का है, कोई 20 का है, कोई तो सीधे 50 का भी होता है, खैर 100 का भी होता है, वो अलग बात है। लेकिन अलग अलग जब प्राइसेस होंगी तब यूनिटरी मेथड आप लगा नहीं सकते हो, उतने आसानी से आप आंसर निकाल नहीं सकते हो, है ना। उतने आसानी से आंसर निकाल नहीं सकते हो। ऑलराइट, तो यूनिटरी मेथड लगाने से पहले इस बात को आप सुनिश्चित कर लो, पहले सुनिश्चित कर लिया करो कि कहीं यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्मिटी तो नहीं है, क्योंकि यूनिफॉर्म केसेस में ही लगता है। तो अब आप पूछोगे सर यहाँ पे कैसी यूनिफॉर्मिटी, यहाँ पे तो हर एक की मास अलग अलग है, अलग अलग है, लेकिन फिर भी एक गजब की यूनिफॉर्मिटी, तो प्यारी सी यूनिफॉर्मिटी तो है ही है कि तीनों की मजबूरी ये है कि तीनों को साथ में चलना है, तीनों को साथ में चलना, यही यूनिफॉर्मिटी है। तीनों की एक्सेलरेशन सेम ही होना है, जितने भी से भी आप चला लोगे, जितने भी फोर्स से आप लगा लोगे, 60 न्यूटन, 100 न्यूटन, 200, 500 न्यूटन, 1000 न्यूटन, चलना एक साथ ही है। अगर रस्सी ना टूटे तब तक, अगर रस्सियां बंधी हुई है तब तो मजबूरी है तीनों को साथ ही चलना है। अगर चलना है तीनों को साथ ही चलना है, और अगर फ्रिक्शन विक्शन लग गया, एक ना चलेगा, तीनों नहीं चलेगा फिर तो, है ना, वो अलग बात हो गई। लेकिन अगर चल रहा है तो तीनों को एक साथ चलना है, यही यूनिफॉर्मिटी इसके अंदर काम आएगी। और इसी यूनिफॉर्मिटी को देखकर सीधे सीधे हम क्या लगा सकते हैं, यूनिटरी मेथड। एकदम बच्चों वाली चीज हो जाएगी फिर तो, ये सवाल तुरंत देखती सॉल्व कर लोगे, यूनिटरी मेथड लगा लोगे। तो क्या बोलोगे कि भाई 30 केजी के लिए 60 न्यूटन, 30 केजी, देखो टोटल कितना 30 केजी, इसकी जिम्मेदारी क्या है, 60 न्यूटन। 30 केजी को खींचने की जिम्मेदारी किसकी है, 60 न्यूटन की। तो ये 5 केजी है, इसको खींचने के लिए कितना चाहिए आपको, 10 न्यूटन, डबल है ना। 30 के लिए 60 डबल है, तो 5 के लिए 10, कितना आसान हो गया ना, 5 के लिए 10। तो 30 के लिए पहले देख लो कितना, 60, यानी सीधे देख लो वो मल्टीपल क्या है, कभी वो 1.5 गुना भी आ सकता है। तो फैक्टर पहले पकड़ लो, कितने फैक्टर से मल्टीप्लाई हो रहा है, कभी वो आधी भी हो सकती है, ऐसा हो सकता है। 30 केजी के लिए 15 न्यूटन लग रहा है, आगे अपन 60 नहीं 15 न्यूटन लगा रहा, तो धीरे चलेगा, और क्या होगा, चलेगा तो ना, लेकिन धीरे चलेगा, हो सकता है। तो अगर आधा भी है तो सबके लिए आधा आधा करना पड़ेगा, डबल है सबके लिए डबल डबल। समझ में आ गया तो तुम लोगों को यूनिटरी मेथड सीधे सीधे लगा लो, 5 के लिए 10। और अगर हम बात करें आगे वाली रस्सी की, तो उसकी जिम्मेदारी किसकी है, किसको खींचने की है, सिर्फ बी को नहीं, ए और बी दोनों को खींचने की है। अर्थात सिर्फ 10 केजी को खींचने की नहीं है, 10 और 5 15 केजी दोनों को खींचने की, टोटल 15 केजी खींचने की है। और 15 केजी के लिए सबको मालूम है यूनिटरी मेथड, डबल कर दोगे 30 न्यूटन, आ गया आंसर, इंस्टेंटली आंसर, इंस्टेंटली। लेकिन इस इंस्टेंट आंसर को निकालने के लिए आपको थोड़ा तो वक्त देना पड़ेगा। पहले अपने माइंड को उस तरीके से आपको डेवलप तो करना पड़ेगा, उस लॉजिक को तो डेवलप करना पड़ेगा पहले। ऑलराइट, पहले आपको अपने माइंड को, अपने सोच को वो दिशा देनी पड़ेगी, वो लॉजिक पहले डेवलप करना पड़ेगा, वो कंसेप्ट पहले डेवलप करना पड़ेगा। इसके लिए नहीं, किसी भी चीज के लिए कह रहा हूं मैं कि भाई जब आप कंसेप्ट डेवलप करते हो तो उस समय वक्त लगता है, सीखने में वक्त लगता है, लेकिन एक बार जब आप सीख जाते हो तुरंत आंसर निकल जाता है। ठीक बेटा, तो ये रहा आज का प्यारा सा सवाल, था बहुत बेसिक, लेकिन इसको हमने बहुत अहम बनाया, क्योंकि इसी से हमने अपना कंसेप्ट ऐसा तैयार कर लिया कि इस पर बेस बड़े से बड़ा एडवांस का भी जो सवाल है, जिसके अंदर ये थॉट लग रहा होगा, उसके अंदर हम लोग सीधे अप्लाई कर देंगे और सीधे आंसर निकालेंगे। याद रहेंगे, फिर से बता रहा हूँ, यूनिटरी मेथड लगाएं, और यूनिटरी मेथड कब लगाएं, जब यूनिफॉर्मिटी हो, तीनों की एक्सेलरेशन सेम है, बराबर लगाओ, बिंदास लगाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सर्कुलर में नहीं लगता है, क्योंकि आपको मालूम है सर्कुलर में अलग होता है एक्सेलरेशन, ए इक्वल टू आर ओमेगा, आर पे डिपेंड करता है ना, तो उसमें नहीं लगा सकते हैं।
लेकिन लीनियर केसेस में तो लगा ही सकते हैं, रोटेशन में नहीं लगाना, लीनियर में अपन लगा ही सकते हैं। तो इसलिए जब भी आप कोई यूनिफॉर्मिटी देख लो, आप यूनिटरी मेथड लगा सकते हो। जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए, जिम्मेदारी का एहसास, है ना। यहाँ पे भी हमने जिम्मेदारी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये देखा कि 60 न्यूटन की जिम्मेदारी, पीछे टोटल कितने हैं, ए बी सी तीनों, यानी 30 केजी को खींचने की जिम्मेदारी 60 न्यूटन की है। बिल्कुल इसी तरीके से जो पीछे वाली रस्सी है उसकी जिम्मेदारी मात्र 5 केजी को खींचने की है। अगर जिम्मेदारी कम है तो मैग्नीट्यूड भी उसी 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 क्या कह सकते हैं, उसी फ्रैक्शन में या उसी मल्टीपल में कम हो जाएगा। और जैसे जैसे जिम्मेदारी बढ़ती जाएगी, जो फोर्स है, रिक्वायर्ड फोर्स है, उसकी वैल्यू भी उसी क्रम में, उसी टोन में बढ़ती चली जाएगी, उसी मल्टीपल में बढ़ती चली जाएगी। ठीक है बेटा। तो आई होप कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। इसी कंसेप्ट को अगले सेशन में, आज तो सेशन लंबा हो गया इसलिए मैं यहीं पे वाइंड अप कर रहा हूँ, अदरवाइज एक सवाल मैंने आप लोगों के लिए और रखा था। अगले सेशन में वो सवाल फटाक से आपको करवा दूंगा और फिर उस सवाल के अंदर भी इसी कंसेप्ट को यूज करके इंस्टेंटली विद इन अ सेकेंड देखते ही तुरंत आंसर, दाएं आंसर निकाल दोगे। ठीक है बेटा, अगले सेशन में करते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि जब आप आराम से सीखोगे, आराम से अपनी तैयारी करोगे, कंसेप्ट पे अच्छी पकड़ बनाओगे, तो विद इन अ मिनट वाला जो भय है, जो चिंता है, वो खत्म हो जाएगी। वो कहीं दूर दिखेगी नहीं वो, क्योंकि फिर हम विद इन अ मिनट में नहीं, विद इन अ सेकेंड में बात करेंगे, विद इन अ सेकेंड में बात करेंगे। कोई शक? चलो तो मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए बाय बाय।